नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। JF लॉ क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। जुड़ जाइए आप हमारे JF लॉ क्लासेस पर, जिसमें इंडियन पेनल कोड 1860 के जो वीडियो लेक्चर हैं आप सभी के लिए निःशुल्क लेकर आए हुए हैं। तो यह जो वीडियो लेक्चर हैं आप सभी के लिए न्यायिक परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इन वीडियो लेक्चरों को सुनना ना भूलें। हमारी किसी भी वीडियो को सुनने से पहले आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है, जैसे ईयरफोन का उपयोग करना, पेन, कॉपी, बेयर एक्ट, ये सारी चीज़ें आपके पास हैं तो इनको लेकर बैठें। जो कोई भी महत्वपूर्ण बातें बताई जाती हैं तो उनको नोट किया करें, जिससे आपके लिए वीडियो को समझने में सुविधा हो। तो समय को बर्बाद ना करते हुए चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हम सभी के लिए अध्याय नंबर 18 के बारे में कुछ मैंने सेक्शन बेस आपको बताए थे कि इनको आपको पढ़ना है, और कूट रचना के बारे में बताया। 19 में कोई सेक्शन नहीं पढ़ना था, तो आज हम अध्याय नंबर 20 के बारे में चर्चा करते हैं। जो चैप्टर नंबर 20 है हमारा, किससे संबंधित अपराधों के बारे में बात करता है, कहाँ से कहाँ तक इसके प्रावधान हैं, इत्यादि सारी चीज़ों के बारे में हम अध्याय नंबर 20 को पढ़ने वाले हैं। आज हमारा अध्याय नंबर जो 20 है, प्रयास ये रहेगा कि आज के वीडियो में ख़त्म कर दिया जाए। तो चलिए अध्याय नंबर 20, आप पेन कॉपी निकाल लें। चैप्टर नंबर 20, अध्याय नंबर 20, चैप्टर नंबर 20 या अध्याय नंबर 20। सेक्शनों की बात करते हैं हम, तो 493 से 498 तक, 493 से 498 तक अध्याय नंबर 20 हमारा जाता है। और इसमें जो अपराध बताए गए हैं वो अपराध हैं हमारे विवाह संबंधी अपराध। विवाह संबंधी अपराधों के विषय में अध्याय नंबर 20 प्रावधान करता है, जो कि 493 से लेकर
98 तक जाता है। ये चीज़ें आज हमको पढ़ने वाले हैं कि विवाह के अंतर्गत क्या क्या हमको प्रावधान दिए गए। तो चलिए अब मैं आपको लिए चलता हूँ सीधे जो हमने आपके लिए बनाया है उसके बारे में चर्चा करते हैं। चल देखिए, जैसा कि आप सभी को लिखा दिख ही रहा है कि विवाह संबंधी अपराधों को हम पढ़ने वाले हैं, जो कि 493 से 498 तक प्रावधान दिए गए हैं और चैप्टर नंबर है हमारा दोस्तों इसका 20। तो एक एक करके सेक्शन हम सारे सेक्शनों को कवर करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है, इसके हम जो भी सेक्शन पढ़ेंगे दो दो सेक्शन करके पढ़ना है। जैसे ये सेक्शन है, हम इन दो सेक्शनों को कवर करेंगे एक साथ। फिर 94 95 एक साथ करेंगे और 97 98 एक साथ करेंगे। तो 493 पे हम एक बार इसकी हेडिंग पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको इसको समझाता हूँ। विधिपूर्ण विवाह का प्रवंचना के आश से यह विश्वास उत्प्रेरित करने वाले पुरुष द्वारा सहवास कारित करना। अब आप इसको समझिए, इसका कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई एक पुरुष है और वो किसी महिला से उसका विवाह नहीं हुआ हो और उस महिला को इस आस से प्रवंचना करता है कि हम आपस में एक दूसरे के विवाह हो चुके हैं, यानी उनको महिला को ऐसा नहीं लगने देता है कि हमारे बीच अभी विवाह नहीं हुआ है। इस आस से प्रवंचना करता है कि हमारा विवाह हो चुका है। जबकि वास्तविकता में क्या है, उनके बीच कोई विवाह नहीं हुआ है। तो इसमें देखिए आगे बियर एक्ट में जो लिखा है मैं उसको समझा देता हूँ। हर पुरुष जो किसी स्त्री को जो विधि पूर्वक उससे विवाहित नहीं है, यानी स्त्री उससे विवाहित नहीं है और प्रवंचना के आस से यह विश्वास कराता है कि हम विधि पूर्वक विवाहित हो चुके हैं, तो इस स्त्री को ऐसा विश्वास दिलाते हुए उस स्त्री के साथ जो पुरुष है सहवास करता है या मैथुन करता है, तो धारा 493 के अंतर्गत दंडनीय माना जाएगा। इसको आपकी समझ में आ गया। एक उदाहरण के तौर पर हम देख ही लेते हैं कि मान लीजिए ए एक पुरुष है और बी एक महिला है। ए पुरुष है और बी एक महिला है। पुरुष द्वारा महिला को इस प्रकार विश्वास दिलाया गया कि हम एक दूसरे के विधि पूर्वक विवाह हो चुका है, जबकि वास्तविकता में महिला और पुरुष के बीच कोई विवाह नहीं हुआ है, तो ये 493 में पुरुष को दंडनीय माना जाएगा। अब बात करते हैं हम 496 के बारे में कि 496 क्या कहता है। ये तो यहाँ पर आपको कीवर्ड याद रखना है, इसके प्रवंचना। दंड क्या होगा, दंड के विषय को छोड़ दें, क्योंकि दंड
इसके याद कर पाना आईपीसी में बहुत सारे दंड दिए गए हैं, तो सभी दंडों को याद कर पाना संभव नहीं है, इसलिए कुछ ही दंडों को याद करें। अब हम 94 95 ना पढ़ते हुए 496 की सीधी बात करते हैं। तो 496 क्या कहता है कि विधिपूर्ण विवाह के बिना, इसमें भी एक महिला और पुरुष का विधिपूर्ण विवाह नहीं हुआ है, लेकिन कपटपूर्वक और बेईमानी के आस से। किस आस से? कपटपूर्वक और बेईमानी के आस से विवाह कर्म पूरा कर लेना। क्या होता है? कपटपूर्वक और बेईमानी के आस से विवाह के कर्म पूरे कर लेते हैं, जबकि उनका विधिपूर्ण विवाह नहीं हुआ है, तो 496 के अंतर्गत दंडनीय पुरुष को माना जाएगा। इसके भी आपको पनिशमेंट याद नहीं रखना। तो 3 दूनी 6, 93 और 96 हमको एक साथ पढ़ना है। पहला प्रवंचना से सहवास करता है, दूसरा बेईमानी और कपट के आस से, जबकि विवाह विधिपूर्ण ना हुआ। अब बात मैं करता हूं आपसे 494 और 495। चलिए अब देखना, 494 जो धारा है आपकी ऐसी धारा है कि आपको याद होना ही चाहिए। अध्याय 20 में अगर एक धारा याद हो रही है या 2 धाराएं याद हो रही हैं, तो एक 494, एक 497, 2 धाराएं आपको याद होना चाहिए। अगर आपको पूरी धारा याद होती तो अच्छी बात है। पनिशमेंट याद करने की कोशिश ना करें। आपको पनिशमेंट करना है तो 494 और 497 के पनिशमेंट आप याद कर लीजिए। अब इसके बारे में आप सभी को पता रहता है कि द्विविवाह के बारे में पनिशमेंट दिया गया है। चार 494 जो हम बात कर रहे हैं उसमें बताया गया है द्विविवाह के बारे में। इसको आपको सभी इस धारा से सभी परिचित ही है। द्विविवाह यानी द्विविवाह किसके द्वारा? चाहे तो पति दूसरा विवाह करे, चाहे पत्नी दूसरा विवाह करे, इसमें दंडनीय है। पति या पत्नी कोई भी हो सकती है। पति विवाह करेगा तो पति दंडनीय होगा, और पत्नी दूसरा विवाह करेगी तो पत्नी दंडनीय होगी। अब इसमें क्या है, दूसरा विवाह करने के लिए कुछ अपवाद भी दिए गए हैं कि कुछ परिस्थितियों में दूसरा विवाह किया जा सकता है। 494 में पहले मना किया गया कि द्विविवाह नहीं कर सकते, लेकिन उसके कुछ कंडीशन बताई हैं कि आप यदि एक कंडीशन बनती है तो आप दूसरा विवाह कर सकते हैं। तो देखिए पहले मना क्या किया गया उसके बारे में पढ़ते हैं। पति पत्नी के जीवन काल में, यानी कोई पति पत्नी पहले विवाहित हो चुके हैं और वो जब तक एक दूसरे जिंदा हैं और कोई एक दूसरे से विवाह कार्य कर लेते हैं, तो ऐसा विवाह किसी अन्य से, मान लीजिए पति ने विवाह कर लिया दूसरा, तो ऐसा विवाह जो माना जाएगा वो शून्य विवाह माना जाएगा। पति पत्नी के जीवित रहते हुए कोई पुरुष या स्त्री दूसरा विवाह कर लेती है तो ये क्या माना जाएगा? शून्य विवाह माना जाएगा।
अब इसके कुछ अपवाद दिए गए हैं कि कुछ कंडीशनों में एक पुरुष या एक स्त्री, यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि पति पत्नी दोनों में से मान लीजिए या तो किसी की मृत्यु हो गई है, या फिर मान लीजिए कोई पति या पत्नी में से कोई एक खो गया है, या फिर उनका विवाह विच्छेद हो गया और न्यायालय द्वारा उनके विवाह को शून्य घोषित कर दिया गया, या न्यायालय द्वारा उनको डिक्री मिल गई है कि आप दूसरा विवाह कर सकते हैं। तो पहला कहा गया है कि मान लीजिए न्यायालय द्वारा ऐसी घोषणा कर दी गई है कि आप दूसरा विवाह कर सकते हैं, पहले विवाह को उन्होंने शून्य कर दिया गया है, तो दूसरा विवाह किया जा सकता है। अब हम दूसरे अपवाद की बात करें तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई एक पति या पत्नी दोनों में से कोई भी इस प्रकार अनुपस्थित रहते हैं कि 7 वर्ष तक निरंतर, कितने 7 वर्ष तक निरंतर किसी एक का उनमें से पता ही नहीं चलता कि वो व्यक्ति है कहाँ, चाहे वो पति हो या पत्नी हो, दोनों विवाहित हैं और 7 वर्ष तक निरंतर यदि वो अनुपस्थित रहते हैं, उनका पता नहीं पड़ता, तो भी पति या पत्नी दूसरा विवाह कार्य कर सकते हैं। तो ये इसके 2 अपवाद हैं। और अन्यथा की स्थिति में दूसरा विवाह यदि कोई करता है तो उसके लिए जो पनिशमेंट है वो कितना है, 494, 7 ईयर प्लस फाइन। यदि इन अपवादों के अंतर्गत विवाह नहीं हो रहा है, इन अपवादों से भिन्न हो रहा है, तो वो अपराध की श्रेणी में आएगा। अब 495 क्या कहता है, थोड़ा इसको और समझ लें। ये भी दूसरे विवाह से संबंधित ही है। ये मान लीजिए कि बड़ा भाई है तो ये छोटा भाई, दोनों भाई भाई हैं, 494 और 495। कैसे? वही अपराध पूर्ववर्ती विवाह को, वही अपराध पूर्ववर्ती विवाह को जिसके साथ पश्चातवर्ती विवाह किया जाता है। अभी आपकी समझ में नहीं आ रहा, सुनिए। मान लीजिए एक व्यक्ति है, मैं उदाहरण से आपको समझा देता हूँ। चलिए आपको मैं 495 के लिए एक उदाहरण लेके आता हूँ। हम पढ़ रहे हैं 495 उदाहरण देखिए। मान लीजिए ये एक व्यक्ति है और इसकी पत्नी है, इसकी पत्नी है बी, ए विवाहित है। ए और बी दोनों पति पत्नी हैं। अब क्या हुआ, ए जाता है अपने काम पर, बाहर जाता है किसी शहर में काम करने। जब वो काम करता है तो काम करते करते अकेला जाता है, पत्नी घर पे रहती है गांव में और पति शहर जाता है काम करने। तो पति को क्या है, काम करते करते एक सुंदर सी कन्या मिल जाती है और उनसे उनकी आपस में बात होने लगती है, यानी वो एक दूसरे से अच्छी खासी उनकी मुलाकात हो जाती है। तो इस सुंदर सी कन्या द्वारा इसके बारे में पूछा गया कि आप विवाहित हैं। तो इसके द्वारा यह बात छिपाई जाती है कि मेरा विवाह नहीं हुआ है, जबकि ए का विवाह पहले से बी के साथ हो चुका है और ये इस बात को छुपाते हुए कि मेरा विवाह नहीं हुआ है और सी के साथ पुनः विवाह कर लेता है।
तो ये जो अपराध बनता है 495 का अपराध बनता है। अब आपकी समझ में आ गई होगी। यानी जिससे दूसरा विवाह कर रहा है उससे यह छिपाता है कि मेरा पहले कोई विवाह नहीं हुआ है, यानी अपने आप को ऐसा बताता है कि मेरे साथ किसी भी प्रकार का पहले से विवाहित नहीं हूँ, मैं अभी कुंवारा हूँ। जब पता पड़ता है, सी को पता पड़ता है कि इसका पहले से विवाह है, तो ये इसके अंतर्गत आता है, किसके 495। और मान लीजिए इसकी पत्नी को पता पड़ जाता है कि इसने सी से विवाह कर लिया, तो 494 के अंतर्गत दंडनीय हुआ। और इसके तहत दावा जाता है और ये छिपा के काम करता है तो 495। ये दोनों धाराएं आपको क्लियर समझ में आ गई होंगी। 94-95 क्लियर, 93-94 क्लियर। अब हम बात करते हैं 497 के बारे में कि 497 क्या कहता है। सेक्शन नंबर 497 में एक शब्द दिया गया है जार कर्म। जार कर्म इंग्लिश में बोलते हैं इसको एडल्ट्री। अब जार कर्म में क्या है कि एक व्यक्ति है, मान लीजिए ए एक व्यक्ति है और ए एक बी व्यक्ति है और ए एक सी महिला है। आप इसको थोड़ा समझेंगे तो समझ में आ जाएगा, अन्यथा आप वैसे याद नहीं होगा। अब मान लीजिए बी और सी दोनों पति पत्नी हैं। बी और सी दोनों पति पत्नी हैं और ए बी का मित्र है। ये दोनों कौन है? मित्र हैं। ये कौन है? दंपति हैं। ये है दंपति। अब ये क्या करता है, ए को पता है कि ये जो सी है बी की पत्नी है। यह जानते हुए ए और सी के बीच जो चलता है प्रेम प्रसंग या जो मैथुन होता है उनके साथ इन दोनों के बीच, तो इसको ही कहते हैं हम जार कर्म। इसको कहते हैं हम क्या? जार कर्म। अब मान लीजिए ए के द्वारा सी के साथ जार कर्म का अपराध हुआ। अब इसने शिकायत की, पता पड़ता है, तो भाई जार कर्म के अपराध में आप अंदर गए। लेकिन ये इसको रेप की श्रेणी में नहीं माना जाता। हम इसको ऐसा नहीं कह सकते कि इसने इसके साथ रेप किया। कौन सा अपराध मानता जाता है? एडल्ट्री का, जर्म कर्म का। तो ये पहले दंडनीय था, लेकिन यदि मान लीजिए महिला की और इस महिला की इस पुरुष की आपस में सहमति है तो ये दंडनीय नहीं है। पहले दंडनीय था, अभी इस पर एक केस दिया गया है। वो केस है जोसेफ साइन बनाम भारत संघ के मामला, ये 2018 में आया। जोसेफ साइन बनाम भारत संघ, 2018 का मामला, सुप्रीम कोर्ट का मामला। इसमें बताया गया है कि धारा 497 को संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21 के उल्लंघनकारी मानते हुए विखंडित किया गया है। यानी इनका ये उल्लंघन होता है, तो इसलिए इसको शून्य घोषित किया गया है इस धारा। तो ये हमारी थी 497।
मैं एक बार आपको इसकी लैंग्वेज पढ़ के बता देता हूँ। एडल्ट्री, फिर आप देखना। जो कोई ऐसे व्यक्ति के साथ जो किसी अन्य पुरुष की पत्नी है, जिसका उसे अन्य पुरुष की पत्नी होना हुआ जानता है, यह विश्वास कारण रखते हुए उस पुरुष की सहमति या मौनकुलता के बिना मैथुन करता है, तो ये बलात्संग की श्रेणी में नहीं आता, जार कर्म के अपराध का दोषी माना जाता है। तो ये हमारा जार कर्म का अपराध समाप्त हुआ। अब हम 498 और 498 कल पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों के लिए यदि वीडियो पसंद आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।